हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका एक चैप्टर है साइक्रोमेट्री। उसके कुछ ऐसे टर्म हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन टर्म में से कुछ को आज मैं समझाने वाला हूं, जैसे कि ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, वाटर वेपर, सैचुरेटेड एयर एंड पार्शियल प्रेशर। यदि आप इन सभी टर्म को विथ एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं ड्राई एयर को, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है ड्रायर। ड्राई का मतलब होता है सूखा। सूखा कब बोलते हैं? जब उसमें गीलापन ना हो। गीलापन का मतलब होता है उसके अंदर वाटर की वेपर या वाटर के पार्टिकल्स मौजूद ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई। अब यहाँ पर एयर की बात कर लेते हैं, तो एयर के अंदर यदि वाटर के पार्टिकल्स मौजूद ना हो तो उसको हम बोलेंगे ड्राई। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद रहती हैं और सभी गैसेस का उसके एयर के अंदर परसेंटेज रहता है। लेकिन एक ऐसी एयर जिसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग 78% हो सबसे ज्यादा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 21% हो, और अदर गैसेस सिर्फ 1% हो, तो ऐसी गैसेस का कॉम्बिनेशन जो एयर के अंदर रहता है उस एयर को हम बोलते हैं ड्राई एयर। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ के थ्रू समझाया है, और एक बार समझ लेते हैं कि हमने मान लिया कोई एक एयर है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी सबसे अधिक मात्रा है लगभग 78.08%, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% है, और 1% में सभी गैसेस हैं। तो ऐसी एयर जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन की मात्रा सेकेंड नंबर पे हो और सभी गैसेस ओनली 1% हो, तो ऐसी एयर को हम क्या बोलते हैं? ड्राई एयर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? ये जो ड्राई एयर है इसको डिफाइन किया जाता है इसके अंदर जो गैसेस हैं उसकी जो परसेंटेज रहती है उसके आधार पर। अब इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ड्राई एयर रहती है उसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 20.96 से 29%। तो आपको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में लिखी हुई है, और इस ग्राफ को जरूर बनाएं जिससे कि आप अच्छे से डिफाइन कर सकें और एग्जाम में नंबर भी आपको अच्छे मिल सकें। और भी आप अच्छे से समझाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें एयर की जो भी गैसेज मौजूद रहती हैं ड्राई एयर के अंदर वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। उनका कंसेप्ट रेशन लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर के जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वो पॉइंट भी लिखे हुए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मॉइस्ट एयर की। तो यहाँ पर जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर को अगर आपने ड्राई एयर समझ लिया होगा तो ये भी बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। यदि ड्राई एयर के अंदर हम वाटर की वेपर या वाटर के पार्टिकल्स कुछ मिक्स कर दें तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे? मॉइस्ट एयर। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं यदि एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं या फिर ड्राई एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स या वाटर वेपर मौजूद हैं तो उस एयर को हम क्या बोलेंगे? मॉइस्ट एयर। यहाँ पर एक थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे हमने समझाया है, जैसे कि ड्राई एयर हमने पढ़ा हुआ था, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन थी और अदर गैसेस थी। यदि हम नाइट्रोजन रहे और ऑक्सीजन रहे और ऑक्सीजन को कुछ रिप्लेस कर दिया जाए किसकी मात्रा से? वाटर की मात्रा से, तो वह एयर बन जाती है मॉइस्ट एयर। याद रखें यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को रिप्लेस किया जाता है वाटर की मात्रा से, तो उस एयर को हम क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर। अब इसकी मैक्सिमम मॉइस्ट एयर डिपेंड होती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है कि उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स कितने मौजूद होंगे। तो वाटर के पार्टिकल्स या कह सकते हैं वाटर वेपर अधिक से अधिक कब होती है? जब हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? जो भी हमारी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वह बढ़ जाती, तेज गति से बढ़ जाती है। उससे क्या होता है? एयर में वाटर के पार्टिकल्स तेजी से जाते हैं, मतलब वाष्पीकरण होता है। ठीक है, यदि टेम्परेचर कम है तो जो एयर ड्राई एयर है उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स कम होते हैं। तो जैसा मैंने बताया मॉइस्ट एयर डिपेंड करती है टेम्परेचर की कंडीशन पर। ये भी समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर इसकी कुछ यूनिट वगैरह लिखी हुई वह भी आप पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर वेट लिखे हुए हैं, इसके आधार पर कई बार इसको डिफाइन किया जाता है। ह्यूमिडिटी के आधार पर भी क्या दोनों को डिफरेंस किया जाता है और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर भी डिफरेंस किया जाता है। डिपेंड करता है यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जितनी नाइट्रोजन होंगी उसकी 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन कितनी मात्रा है उसके 32 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर की मात्रा से, उसमें हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम ड्राई एयर की इसकी जो भी 28 नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, उसका हम वेट निकाल लेंगे। इस तरह हम दोनों में क्या कराते हैं, कंपेयर करा देते हैं। तो नॉर्मली हमें थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, इन सबको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं जैसी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अब बात करते हैं वाटर वेपर की। नेक्स्ट लिखा वाटर वेपर। वाटर वेपर को कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। नॉर्मल इसको एक वर्ड में बोले तो हमने मॉइस्चर का नाम सुना होगा। मॉइस्चर कब बोलते हैं हम, जब हमारे एनवायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर होती है उसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नॉर्मल आपने जब भी तालाब वगैरह देखा होगा, पानी भरा होगा, वहां पर देखा होगा उसके आसपास कहीं धुंध सी छाई रहती है। मतलब धुंध सी क्यों छाई रहती है, क्योंकि उस एयर के अंदर वाटर मौजूद रहता है। इस तरह कई बार घने पेड़ पौधे लगे रहते हैं बहुत सारे, वहां पर भी देखा होगा थोड़ा सा कोयरा टाइप का रहता है या फिर थोड़ा अंधेरा रहता है। मतलब वहां पर एयर के अंदर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसी तरह आपने क्या होगा, बादल छाते हैं, मतलब बादल में क्या रहते हैं, कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। जहां आपने आइस वगैरह जमी दिखी होगी उसके आसपास भी धुआं जैसा देखा होगा, मतलब वहां की एयर में वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो यही जो एयर है उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, उसी एयर को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। अब ये वेदर कंडीशन या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशन पर ही हमारी क्या होती है, वाष्पीकरण की क्षमता बढ़ती है, जिसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वाटर वेपर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं वाटर वेपर के बारे में। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन कैसे लिखना, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि इस तरह के टर्म दो तीन तीन चार टर्म एक साथ डिफाइन करने को आते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन सबके बारे में कर देना है, कुछ एग्जाम्पल लिख देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एयर। इस सैचुरेटेड एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर दोनों को कंपेयर करके चले। सैचुरेटेड मतलब एयर का नॉर्मल डेफिनेशन के आधार पर समझे तो एयर के अंदर जो वाटर को होल्ड करने की जो क्षमता होती है, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यदि उतनी कैपेसिटी में वाटर को होल्ड करके रखें एयर, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। अब ये होल्ड करना क्या होता है और क्या मतलब होता है कि एयर के अंदर कितनी वाटर की जो कैपेसिटी है उसको होल्ड कर रखें, जब उसको सैचुरेटेड एयर बोलेंगे। ये कुछ एग्जांपल समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने मान लिया ये जो स्पेस दिख रहा है आपको एक गिलास के अंदर, हमने मान लिया कि इतनी एयर है और इस एयर में इतनी क्षमता है कि इतनी ही वाटर को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, रख सकती है, या फिर बोल सकते हैं एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यदि ये फर्स्ट ग्लास देखेंगे उसमें हमने मान लिया कि सिर्फ एयर ही एयर है इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर सिर्फ एयर है, वाटर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ड्राई एयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड एयर। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो एयर की क्षमता है उतनी उसके अंदर वाटर की मौजूदगी नहीं है, या उसके अंदर इतना वाटर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड एयर। दूसरा, यहाँ पर गिलास दिख रहा होगा, हमने मान लिया कि इतनी गिलास जितनी एयर है इसमें इतनी ही वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, मतलब इतनी एयर इसके अंदर वाटर इतना एब्जॉर्ब कर सकती है एयर। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो एयर कितनी, जो वाटर की इतनी हाइट है, यहाँ तक एयर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, रख सकती है, होल्ड कर सकती है, लेकिन इसके अंदर 50% ही वाटर है। मतलब एयर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें वाटर की मौजूदगी नहीं है, तो इस एयर को भी हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एयर। अब बात करते हैं थर्ड ग्लास की। थर्ड ग्लास में आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो गिलास की कैपेसिटी है उतना ही इसमें वाटर भरा हुआ है। मतलब इस गिलास के अंदर पूरी जितनी एयर थी, उस एयर के अंदर जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी थी, पूरा गिलास भरना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही इसमें अगर वाटर मौजूद हो गया, मतलब जितनी एयर की रिक्वायरमेंट थी, जितनी एयर की वाटर को होल्ड करने की या एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, उतना ही वाटर उसको मिल गया है। मतलब जितनी एयर है उतना ही उसमें वाटर मौजूद है, तो ऐसी एयर को बोलेंगे हम सैचुरेटेड एयर।
मतलब एयर की मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करने की या होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उतना ही उसमें वाटर मौजूद है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डेफिनेशन से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक टॉपिक और है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर। इसको भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। इसका जो लॉ बनाया था वो था डेल्टन्स लॉ ने इसको, इस डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं या इनकी लॉ के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। इन्होंने बताया था कि यदि कोई दो ऐसी गैसें जो एक दूसरे में रिएक्ट ना करती हैं किसी एक बर्तन में रखी हुई हैं, तो बर्तन पे जो दोनों गैसों का प्रेशर लगेगा, क्या जो बर्तन में जो दोनों गैसेस मिक्स रखी हैं उनका जो बर्तन की दीवारों पर बोल सकते हैं या उस बर्तन में जो प्रेशर होगा वह बराबर होगा यदि उन दोनों गैसों का अलग अलग सेपरेट प्रेशर देखा जाए अलग अलग बर्तन में, तो उन दोनों के बराबर ही होता है। एक एग्जांपल समझेंगे। मान लिया मैंने कि यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हमने मिक्स कर दिया। मान लिया ये दोनों गैसें एक दूसरे में रिएक्ट नहीं करती। अब इन दोनों गैसों का जो प्रेशर देखा इस बाल्टी या कोई भी पात्र उसकी दीवारों पे, तो जितना भी लग रहा हो, ठीक है, वह बराबर होता है अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए। जैसे कि इसमें हमने ऑक्सीजन को अलग कर दिया तो इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन को अलग कर दिया, नाइट्रोजन का जो भी लग रहा होगा, और दोनों का जो योग कर दें वह बराबर होगा इस बाल्टी की दीवारों पर दोनों को मिक्स करके जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर टोटल प्रेशर हमने दोनों का मान लिया 752 mmHg, तो हमने इनको सेपरेट किया तो मान लिया ऑक्सीजन का 159 Hg और नाइट्रोजन का 3593 mgHg। इन दोनों का योग करेंगे वाई इन दोनों की जो इसमें एक साथ प्रेशर लग रहा है उन दोनों के बराबर होगा। ऐसा ही डेल्टन्स लॉ ने बताया है। ये यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, पीटी मतलब टोटल प्रेशर बराबर होता है जो हमारा एक पार्शियल प्रेशर है प्लस इसका जो दूसरे बर्तन में जो भी भरा हुआ है उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।